किसी भी देश के अंदर जो शासन संचालित किया जाता है वह नियम और सिद्धांतों के आधार पर संचालित किया जाता है। अक्सर सरकार को चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था, एक लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता होती है और उसी को अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। बेसिकली सरकार का काम तो शासन को संचालित करना होता है, लेकिन सरकार को चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था को संविधान कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसे संविधान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, इसलिए हम भारतीय संविधान के विषय में बात करेंगे एवं भारत की प्रशासनिक व्यवस्था जिसे पॉलिटिकल सिस्टम या हिंदी में राज व्यवस्था भी कहते हैं। मेरा नाम है राजीव शर्मा और हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। ये आज आपकी पहली क्लास है जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और साथ ही साथ इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि देश के अंदर सरकार कैसे काम करती है, सरकार के कितने अंग होते हैं, देश के अंदर कितने स्तर पर गवर्नमेंट को संचालित किया जाता है और वो तमाम तरह की गवर्नमेंट जो भारत के अंदर शासन एवं प्रशासन को मेंटेन करती है, उसे किस आधार पर, किस पुस्तक, किस नियम व सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाता है। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। और सबसे जरूरी सूचना यह है कि ये जो आज मेरी क्लास रहेगी, ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले तमाम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, चाहे वो मुझे किसी भी राज्य से सुन रहे हैं, क्योंकि राज्य तो भारत के अंदर है और हम भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये विषय अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। यहां पर दो शब्द आए हैं। पहला शब्द आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं भारतीय संविधान, और दूसरा शब्द आया है आपका एंड पॉलिटी एवं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब होता है जब संविधान को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है और प्रशासन को संचालित किया जाता है देश के अंदर, तो वो राज व्यवस्था बनती है। अर्थात गांव से लेकर जिला, जिले से लेकर राज्य और राज्य से लेकर देश स्तर तक के शासन को चलाने की जो व्यवस्था होती है, उसी को राज व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात सरकार के द्वारा जो शासन को मेंटेन किया जाता है भारत में, उसी को राज व्यवस्था कहते हैं। ये तमाम राज व्यवस्था भारत के लोगों के लिए है। मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि समझा हुआ अक्सर लंबे समय तक याद रहता है, रटा हुआ ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता है। इसलिए प्रशासन को हमें समझना है, देश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है उसको समझना है और याद करना है यही क्लास में। तो भारत की राज व्यवस्था अर्थात जिसे व्यवहारिक रूप में चलाया जाता है, उसी को पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी कहा जाता है। इसलिए आम भाषा में हम जब बोलते हैं कि इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम देश का प्रशासनिक ढांचा पढ़ रहे हैं, वो प्रशासनिक ढांचा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलाया जाता है, संविधान के आधार पर चलाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट अर्थात भारत के अंदर सरकार कितने आधार पर चलती है। टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। इन इंडिया भारत के अंदर सरकार के प्रकार कितने हैं? तो भारत में सरकार के प्रकार यानी कि कितने प्रकार की भारत के अंदर सरकार है जो भारत के अंदर शासन व्यवस्था को मेंटेन करती है, और साथ ही साथ में किस तरह से देश के अंदर शासन प्रशासन को संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के अंदर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको तो हम लोग सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखकर पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि हर उस बच्चे तक चीजें पहुंच सकें जो अपने आप को वीक समझता है और सोचता है कि मुझे तो हिंदी में समझ में आता है, और कुछ सोचते हैं मुझे इंग्लिश में। तो दोनों तरीके से कंफर्ट रहेंगे। दूसरे नंबर पर होती है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की यदि मैं बात करूं तो इसको राज्य सरकार कहा जाता है। यही तो हमारे देश के अंदर व्यवस्था है कि देश के अंदर फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम के अंदर
शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, अर्थात कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं और कुछ में दोनों मिलकर व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से शक्तियों के विभाजन के आधार पर हमारे देश में बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है और ये संपूर्ण व्यवस्था ही तो राज व्यवस्था कहलाती है। तीसरे नंबर की गवर्नमेंट होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा, इसको स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। स्थानीय सरकार की आवश्यकता इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अक्सर हमारे देश में गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अगर भारत का उद्धार चाहते हो तो गांव का उद्धार कीजिए, भारत को डेवलप करना चाहते हो तो गांव को डेवलप कीजिए। यदि हमारी नींव अच्छी होगी तो हमारी बिल्डिंग भी अच्छी होगी, अर्थात भारत की नींव जो है वो गांव है, जहां से शुरुआत होती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह महात्मा गांधी जी का कथन था और इसीलिए गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार के आधार पर जाना जाता है, उसके बारे में बात की गई। क्योंकि आज पहली क्लास है तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले सरकार के विषय में बताऊंगा। केंद्र सरकार के अंदर होती है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है क्योंकि हमारे देश के अंदर इसको संसद कहा जाता है और संसद के प्यारे बच्चों दो सदन होते हैं, नंबर 1 पर राज्यसभा और नंबर 2 पर लोकसभा। वैसे तो ये सदन उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से जाने जाते हैं। जब भी कोई कानून भारत के अंदर आता है तो उस कानून को दोनों हाउस से गुजरना पड़ता है, दोनों के दोनों सदन से पास होने के बाद ही वह कानून बन पाता है। कुछ जगह पर लोकसभा को ज्यादा पावर है और कुछ जगह पर राज्यसभा को ज्यादा पावर है। दोनों ही अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और दोनों का प्रशासन में अच्छा योगदान भी है। तो हम बात करते हैं राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर आता है राज्य विधानमंडल, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर की यदि मैं बात करूं तो इसको हिंदी में हम लोग विधान मंडल कहते हैं और विधान मंडल के भी दो हाउस होते हैं। हालांकि दो हाउस सभी राज्यों में नहीं है। नंबर 1 पर लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की यदि मैं बात करूं तो इसको हिंदी में विधानसभा कहते हैं और विधानसभा से चुना गया सदस्य एमएलए कहलाता है, जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जनता के द्वारा जो सीधे वोट दिया जाता है उसे किस तरह का इलेक्शन कहा जाता है और जिसमें जनता यानी कि हम लोग सीधे वोट नहीं देते हैं वो किस तरह का इलेक्शन होता है। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु कर चुका व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों के आधार पर वोट डालने की वैल्यू रखता है, वोट डालने का अधिकार रखता है और ये पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर आता है कि हर उस भारतीय को, जो चाहे शिक्षित है या अशिक्षित है, अमीर है या गरीब है, पॉलिटिकल जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस में उस हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। उसे वोट डालने की अनुमति है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। दूसरे नंबर पर आता है लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने में योगदान असेंबली का होता है और संसद इसको बनाना और समाप्त करने की पावर रखती है। इसको विधान परिषद कहा जाता है। हालांकि ये सभी राज्यों में नहीं है, ये मात्र इस समय ओनली 6 स्टेट्स के अंदर है। ये आप लोग जान लीजिएगा कि मात्र ये 6 राज्यों के अंदर है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, अर्थात तीसरे नंबर की जो गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। अर्थात केंद्र सरकार संपूर्ण भारत के अंदर कानून बनाती है और पूरे भारत को व्यवस्थित करती है। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के अंदर कानून बनाते हैं। भारत के अंदर 28 राज्य हैं। 28 राज्यों के साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर भारत सरकार ने विधानसभा की व्यवस्था कर रखी है। नंबर 1 पर दिल्ली, नंबर 2 पर जम्मू कश्मीर और नंबर 3 पर पौंडीचेरी। अर्थात ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हुए भी वहां पर मुख्यमंत्री की व्यवस्था है, विधानसभा की व्यवस्था है। वहां की जनता वोट देकर अपने राज्य के लिए मुख्यमंत्री का चयन करती है। तो हम बात करते हैं
कि उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीसरे नंबर पर, और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पर रूरल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्थात भारत में डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण व्यवस्था को मेंटेन किया गया। सबसे छोटे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आखिरकार वो कौन सी सरकार है जो वहां के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखे, उनके लिए योजनाएं बनाए, उनकी साफ सफाई, स्वच्छता एवं पर्यावरण को बेहतरीन रखे, ताकि ग्रामीण स्तर पर पहली सीढ़ी पर ही सब कुछ अच्छा हो, व्यवस्थित हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका अर्बन, और अर्बन की यदि मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है शहरी, और शहरी स्तर पर भी एक सरकार की व्यवस्था की गई। इसका मतलब है कि जो ग्रामीण स्तर है और जो दूसरा आपका शहरी स्तर है, यहां पर कौन कौन सी सरकार हैं जो काम करती हैं? तो नंबर एक पर ग्रामीण स्तर में होती है पंचायत, और पंचायत को भी तीन स्तर पर बांटा गया है, लेकिन यहां बात नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पर होती है नगर पालिका, जो कि आपका शहर स्तर में होती है। अब आपके सामने एक गवर्नमेंट का पूरा प्रशासनिक ढांचा है, जिसके आधार पर देश के अंदर शासन व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है। अर्थात हमारे देश के अंदर सरकार को मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया गया है। हालांकि दो सरकारें होती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, लेकिन तीसरी सरकार जो कि राज्य सरकार के कंट्रोल में आती है, अर्थात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को राज्य के विषय में रखा जाता है, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मेंटेन करे, ताकि सबसे पहली सीढ़ी पर विकास हो सके, सबसे पहली सीढ़ी पर डेवलपमेंट हो सके। अब हम बात करते हैं अपने योगदान की, अर्थात जनता का क्या योगदान है इस पूरे के पूरे विषय में। तो जनता का योगदान पर अब हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि सर, हम लोग तो पब्लिक हैं, और पब्लिक को दो जगह पर वोट देने का राइट होता है। वैसे तो पब्लिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मेनली चुनती है, लेकिन पब्लिक को केवल एक ही पावर है भारत के अंदर, और वो है वोट की पावर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 5 साल तक हमारे देश में लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का चयन किया जाता है। सरकार को बनाने का पूरा पूरा योगदान जो होता है, वो केवल और केवल जनता का होता है। जनता को ही विशेष पावर होती है, जनता के आधार पर ही चुना जाता है कि कौन सी सरकार बननी है, और फिर वही सरकार देश के अंदर प्रशासन अर्थात शासन को मेंटेन करती है। एक भी सरकार बनने के बाद संविधान के बाहर नहीं जा सकती है, कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता हो, वरना ऐसी सरकार को तुरंत प्रभाव से निलंबित या बर्खास्त किया जाता है। और ऐसा कई बार सुप्रीम कोर्ट वगैरह इस तरह के नोटिस जारी करते हैं। अर्थात कोई भी सरकार जो संविधान के विरुद्ध जाती है, उसके खिलाफ तुरंत जो है कार्यवाही होती है, क्योंकि हमारे देश में संविधान का जो रक्षक माना गया है वो सुप्रीम कोर्ट माना गया है। जनता को वोट डालने की पावर है, लेकिन जनता राज्यसभा को वोट नहीं देती है, जनता लोकसभा को वोट करती है। लोकसभा का व्यक्ति जो होता है वो एमपी कहलाता है, और एमपी को हिंदी में सांसद कहा जाता है, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिस पार्टी के ज्यादा एमपी बन जाते हैं, वो अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। मुख्यतः प्रधानमंत्री ज्यादातर लोकसभा से बनते हैं, लेकिन कभी कभी राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। जब हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी, तो वो लोकसभा से ना होकर राज्यसभा की सदस्य थी, और तब उसके बाद वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची थी। अर्थात चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, दोनों के दोनों हाउस से बन सकते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं राज्य स्तर पर पब्लिक की। राज्य स्तर पर पब्लिक को भी वोट डालने का राइट होता है, और राज्य स्तर पर पब्लिक विधानसभा को अपना वोट देती है, ना कि विधान परिषद को। विधानसभा का जो सदस्य होता है वो एमएलए कहलाता है, और एमएलए को विधायक कहा जाता है। जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए होते हैं वो अपना सीएम बनाते हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री भी जनता का चेहरा होता है, और प्रधानमंत्री भी जनता का चेहरा होता है। जो लोक सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, ये राज्य के कंट्रोल में आती हैं, अर्थात इनको राज्य के अंतर्गत रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसके अंडरटेकिंग रखा जाता है, तो ये राज्य सरकार के कंट्रोल में आते हैं, ये राज्य के अंदर आते हैं। अब हमारे सामने तीन तरह की व्यवस्था है जो आपके सामने लिखी हुई है। नंबर एक पर टाइप ऑफ द गवर्नमेंट आज हमने पढ़ा है केंद्र सरकार, दूसरे नंबर पर राज्य सरकार, और तीसरे नंबर पर स्थानीय सरकार यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये एक राज्य सूची का विषय है, ये एक राज्य सूची का विषय है। और दूसरा, ये दो भागों में बटा है, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी। ग्रामीण में पंचायत होती है जो गांव के अंदर डेवलपमेंट करती है, और शहर के अंदर नगर पालिका होती है जो शहरों में डेवलपमेंट करती है। और इनको भी तीन तीन तरीके से बांटा गया है। ज्यादातर राज्यों में तीन व्यवस्थाओं को मेंटेन किया गया है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि आम नागरिक के पास सबसे करीबी कौन सी सरकार होती है। आम नागरिक यानी कि हम लोग। आप मुझे बताइए, आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, या आप अपने शहर में रहते हैं। आपके शहर में गली मोहल्ले में नाली खराब है, लाइट खराब है, वहां पर व्यवस्था नहीं है, कूड़े की व्यवस्था नहीं है, सही जगह पर कूड़ा नहीं डाला जा रहा है, तो आप अपनी शिकायत को किससे करेंगे? आपके पास वो कौन सी करीबी सरकार होगी जिससे आप उस शिकायत को करेंगे और शिकायत को का निपटारा करने की पूरा प्रयास करेंगे? तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, शहरी क्षेत्र में शहरी गवर्नमेंट होती है, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण गवर्नमेंट होती है जो बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनी जाती है। अब हम प्रश्न करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन की यदि मैं बात करूं, तो डायरेक्ट इलेक्शन को कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव। और प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर जनता सीधे वोट देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, जनता के द्वारा वोट दिया जाता है, वोट दिया जाता है, तो जिसमें जनता के द्वारा वोट दिया जाता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो सबसे पहले किसका होता है? लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधानसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं उनका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इन सभी में जनता सीधे वोट देती है। जो भारत के अंदर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो वोट देने का राइट रखते हैं। और दूसरे नंबर पर होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन की यदि मैं बात करूं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव के अंदर बस केवल और केवल इसका उल्टा होता है, अर्थात इसमें जनता सीधे वोट नहीं देती है, अर्थात जनता के द्वारा वोट नहीं दिया जाता है। जनता के द्वारा वोट नहीं दिया जाता है। इसका मतलब जहां पर जनता वोट नहीं देती है, दिया जाता है, उसी को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। तो किस किस का इलेक्शन होता है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? नंबर एक पर, क्या हम लोग प्रेसिडेंट को कभी वोट देते हैं? तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरे नंबर पर, वाइस प्रेसिडेंट को भी हम कभी वोट नहीं देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अर्थात जनता के द्वारा चुने गए सदस्य जिसको वोट देते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट, राज्यसभा का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, और विधान परिषद का इलेक्शन यानी कि जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं उसको भी इनडायरेक्ट तरीके से वोट दिया जाता है। कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जो उसको चुनते हैं। तो इस तरह जहां पर सीधे वोट दिया जाता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जहां पर जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा वोट दिया जाता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दोनों के दोनों पॉइंट को हमने पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सबसे बेहतरीन होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार देश के अंदर सरकार के कितने अंग होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे देश के अंदर आखिरकार कितने सरकार के अंग हैं जिनके आधार पर सरकार का संचालन किया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर सरकार के प्रकार, भारत में सरकार के प्रकार, यानी कि आखिरकार कितने अंग हैं सरकार के प्रकार, इसको हम कहेंगे सरकार के अंग। सरकार तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सरकार के आखिरकार भारत में कितने अंग हैं। ठीक है, तो नंबर एक पर सबसे पहले हम बात करेंगे
लेजिस्लेचर। नंबर 1 पर लेजिस्लेचर। दूसरे नंबर पर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जुडिशियरी। अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, वह जहां पर देश के सभी कानून बनते हैं। दूसरे नंबर पर कार्यपालिका, कार्यपालिका अर्थात जो कानून को लागू करने का काम करती है। और तीसरा न्यायपालिका, अर्थात जहां से कानूनों को देखा जाता है कि वह कानून सही है या गलत है। इस तरह से 3 अंग भारत के अंदर सरकार के हैं। नंबर 1 पर लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है, जहां पर संपूर्ण भारत के लिए कानून बनते हैं, जिसमें संसद आता है। और संसद के साथ साथ संसद के वो अंग आते हैं जिनमें राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के देश में कोई भी कानून कानून नहीं बनता है। अर्थात दोनों हाउस में पास होने के बाद जब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। पश्चात वह भारत में कानून का रूप धारण करता है। इसका मतलब विधायिका वह है जहां संसद है और संसद में देश के सभी कानून बनते हैं। कानून बनने के बाद वह कानून कार्यपालिका के पास आता है, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है देश के अंदर उस कानून को सही प्रकार से लागू कराना। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग होते हैं इसके। नंबर 1 पर होती है राजनीतिक राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका की यदि मैं बात करूं तो इसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और दूसरे नंबर पर होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। दूसरे नंबर पर प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, जिसको साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो होती है ये अस्थायी होती है, क्योंकि इसके अंदर वो सभी नेता और वो सभी लोग आते हैं जो सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, या 5 साल के लिए किसी चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, और वो 5 साल के बाद अपने पद को त्याग देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। तो ये एक अस्थायी है। और दूसरा ये एक स्थायी होती है। स्थायी से मतलब ये नहीं है कि ये तमाम जीवन भर रहती है। ये कम से कम तब तक रहती है जब तक 65 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो व्यक्ति। अर्थात ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सरकार किसी भी मतलब राज्य के अंदर किसी संस्था या किसी अलग तरीके से चुने गए लोग होते हैं जो प्रशासन को चलाते हैं, और वो 65 या 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था को प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं, जो कि एक स्थायी कार्यपालिका होती है। जुडिशियरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो जुडिशियरी न्यायिक जांच करती है और फ्रीडम के साथ न्यायिक जांच करती है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद आते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरीके से हमारे देश के अंदर कुछ इस तरह से जुडिशियरी काम करती है। तो जुडिशियरी को हम लोग 3 तरीके से रखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे देश के अंदर जुडिशियरी वर्क करती है, ठीक है। ये है जुडिशियरी। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरकार के अंदर विधायिका होती है, जो कि संपूर्ण देश के अंदर कानून बनाती है। दूसरे नंबर पर वो जब कानून बनते हैं तो कार्यपालिका के पास आते हैं, और फिर कार्यपालिका से वो कानून सही प्रकार से लागू हुए हैं, नहीं हुए हैं, या उन कानूनों से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उन सभी की जांच के लिए एक न्यायपालिका होती है, जो जनता के हितों के लिए और संविधान के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई गई है, जो कि एक पूर्ण तरीके से एक तरीके से कहेंगे कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, एकदम सेल्फ तरीके से काम करती है, और एकदम किसी भी आधार और किसी भी दबाव में काम नहीं करती है। तो इस तरह की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है, और कार्यपालिका या जुडिशियरी के दबाव में, कार्यपालिका या लेजिस्लेटिव के दबाव में रहकर कार्य नहीं करती है। तो आज की इस क्लास में हमने, जो कि पहली क्लास थी, आज की क्लास में हमने भारत के अंदर सरकार के प्रकारों को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव को देखा, और फिर उसके बाद हमने सरकार के कितने अंग होते हैं उनके
विषय में पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये तमाम जानकारी आपको समझ में आई होगी और साथ ही साथ में ये ऐसी जानकारी है जो किसी भी तरीके के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपकी सामान्य समझ को विकसित करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और क्लासेस लगातार कंटिन्यू आपकी होती रहेंगी। मिलते हैं फिर से अगली जानकारी के साथ अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद।